नमस्कार दोस्तों, एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म वाज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक एज। तो पिछले क्लास में हमने पोस्ट वैदिक एज की जो डेवलपमेंट हुई थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेक्टर में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास में जो हेटेरोडॉक्स की जो इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था फॉर द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो कुछ इस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर जो एक फैक्टर है, वो हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेक्टर दोनों जगह पे देखा था। पॉलिटिकल सेक्टर में हमने क्या देखा था कि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक रेवेन्यू बढ़ा था स्टेट के लिए। जो टैक्स एक रिफॉर्म लेके आया था, या टैक्सेशन की जो सेक्टर है उसको कंसोलिडेट किया था, जिसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना स्टेट के लिए पॉसिबल हो गया था। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सेक्टर में भी हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन surplus came into existence, which gave birth, or which resulted into the rise of trade and commerce. And because of growth in trade and commerce, urbanization हमें देखने को मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल सेक्टर में भी ये इंक्रीज प्रोडक्शन और प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसी के साथ रिलेटेड है, देखिए, यूज ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन की यूज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था। दिस इज अ सेटल फैक्टर, ये तो हम सबको पता है। दूसरी तरफ ये यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो लोगों के लिए जो कैटल्स था, कैटल्स बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। लेकिन जो ब्राह्मणिकल जो कल्चर था उसके पहले, अंडर द ब्राह्मणिकल सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, द कैटल्स वर बीइंग सैक्रिफाइस्ड वेरी रैपिडली। लेकिन जब जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं था या फिजिबल नहीं था कि कैटल्स की सैक्रिफाइस करे। दूसरी तरफ जो कैटल सैक्रिफाइसेस की बात थी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स में, दैट वाज आल्सो रिजल्टेड इनटू अ वायलेंट नेचर। तो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था कि वो एक ऑल्टरनेटिव कोई रिलीजियस या कोई एक आई मीन बिलीफ यूज करे, जिसमें जो कि इतना वायलेंट ना हो, जो कि नॉन वायलेंट हो, और जिसमें कैटल सैक्रिफाइसेस ना हो, क्योंकि दैट विल गिव बर्थ और दैट विल बी फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर दैट वाज ग्रोइंग एट दैट टाइम। एग्रीकल्चर की वजह से देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हुआ था, और ये भी बढ़ गया था। तो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाज वंस अगेन इन टर्न वाज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो क्या कैसे हुआ कि देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से जो वैश्य क्लास थी, ठीक है ना, या फिर वर्णस थी, उन वो लोग इकोनॉमिकली थोड़ा रिच बनते चले गए। लेकिन ब्राह्मणिकल समाज में जो वर्ण रिजिडिटीज थी, उस वर्ण रिजिडिटीज में वैश्य जो वर्णास थे, वैश्य क्लास के जो लोग थे, वो काफी नीचे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं, जस्ट अबव शूद्रास। तो ये एक डाइकोटोमी बन गया, और इस डाइकोटोमी को अवॉइड करने के लिए दे वर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव रिलीजन और ऑल्टरनेटिव फेथ सिस्टम अंडर विच दे विल हैव एन इक्वल स्टेटस। दूसरी तरफ देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स थी या ब्राह्मणिकल जो फिलोसॉफी थी, दैट वाज नॉट फेवरेबल। क्योंकि हम इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में लोन लेना या फिर लोन पे इन्वेस्ट करना, ये दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसी फिलोसॉफी देता है जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करता है। और इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, जितने बड़े ट्रेडर्स होते थे, दे यूज्ड टू गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड जैन मोनेस्ट्री। जैनिज्म तो फैला ही था अमंग द ट्रेडर्स। जैनिज्म आई मीन ट्रेडर्स, जैनिज्म ज्यादातर देखा ही जाता है ट्रेडर क्लास में, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तीसरा रीजन देखिए, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। ब्राह्मणिकल रिचुअल्स में भी ये चीज सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अंडर ब्राह्मणिकल रिचुअल्स इट बिकेम सो मच कॉम्प्लेक्स और इतना ज्यादा कॉस्टली बन गया कि आम लोगों के लिए, फॉर द कॉमन पीपल, इट वाज नॉट पॉसिबल टू फॉलो द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। तो वो कोई एक सिंपल, बहुत ही एक सिंपल कुछ फेथ की या फिर फिलोसॉफी की खोज में थे, जो कि सिंपल हो और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, which will not be very cost effective, which will not be very costly. तो ब्राह्मण, इन ऑपोजिशन टू ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक बहुत ही सिंपल एक फिलोसॉफी दी, जो which became attractive to the people, है ना।
और देखिए यूज ऑफ आयरन के वजह से समाज में एक ऐसा बदलाव आया, एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंज आया जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था, एंड दे वांटेड टू गो बैक टू अ सिंपल सोसाइटी, बट द सोसाइटी हैड बिकम सो मच इरिवर्सिबल ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन कि अब प्री आयरन एज में वापस चले जाना पॉसिबल नहीं था। तो उनको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने जो प्रिवेलिंग जो सर्क्यूमस्टांसेस थी उससे कोप अप करने के लिए वो एक ऐसे रिलीजियन या ऐसे फेथ सिस्टम की खोज में थे कि वो एक सिंपल लाइफ प्रोवाइड करे, एक सिंपल फिलोसॉफी प्रोवाइड करे। तो देखिए ये कोई भी जो फैक्टर है देज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन आइसोलेशन, ये सारा फैक्टर्स एक साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन में काम कर रहे थे, ठीक है ना। और इसी वजह से देखने को मिलता है हमें एट दैट टाइम देयर वाज राइज ऑफ सेवरल हेटेरोडॉक्स सेक्ट आउट ऑफ व्हिच दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। अब देखिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में जो फिलोसॉफी है इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता होगा। जैसे बुद्धिज्म के लिए जो फोर नोबल ट्रूथ इज मेन फिलोसॉफी अंडर द बुद्धिज्म, है ना। तो वो फोर नोबल ट्रूथ क्या है, जैसे कि देयर इज ए द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, राइट। थर्ड इज टू गेट रीड ऑफ द सॉरो यू हैव टू गेट रीड ऑफ द डिजायर। और फोर्थ जो नोबल ट्रूथ है वो ये कहता है कि to get rid of the desire you have to follow the Ashtangic mark or eightfold path. This is the main theme of Buddhism. जैनिज्म में भी देखिए त्रिरत्न की बात की गई है, राइट बिलीफ, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट वर्क, राइट बिलीफ, ये जो त्रिरत्न की बात किया गया है जैनिज्म में भी। तो जैनिज्म में और बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो इसमें हमें उपनिषद की कुछ इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है। इसका एक रीजन ये है कि देखिए जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने जब मॉन्क बना, वो जब अपने संसार छोड़ करके आ गए थे, दे हैड ए टीचर बोथ ऑफ देम। और वो जो टीचर उन्होंने दे बिकेम द डिसाइपल ऑफ, दे वर द उपनिषदिक स्कॉलर्स। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में देखिए उपनिषद के साथ काफी सिमिलरिटीज है, और ये उपनिषद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन तीनों में देखिए तीन कॉन्सेप्ट कॉमन है। तीन कॉन्सेप्ट ये तीनों फिलोसॉफी में कॉमन है, एंड दीज आर कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन एंड सैल्वेशन। कर्मा मीन्स डीड। तो बोथ इन ऑल दीज थ्री फिलोसॉफीज ये कहता है कि आपका जो डीड है वही आपके फेट डिसाइड करता है। तो ये तीनों जगह पे कहा गया है। ट्रांसमाइग्रेशन इज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो जिसको कहा गया है कि द मैन इज द पीपल आर एंट्रैप्ड in the cycle of birth and death, and the ultimate purpose of life is to get salvation or mukti from the transmigration. तो ये तीन चीज देखिए कॉमन है, और यही जो सैल्वेशन है दिस इज द अल्टीमेट पर्पस फॉर ऑल द थ्री, उपनिषद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सिर्फ टर्म्स अलग है। देखिए अंडर उपनिषद सैल्वेशन को क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है, मोक्ष प्राप्ति इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। अंडर बुद्धिज्म इसी सैल्वेशन को क्या कहा गया है, निर्वाणा, निर्वाणा इज द ultimate purpose, and in Jainism the salvation is called Kaivalya or Jina, right? तो ये सिर्फ टर्म्स अलग है लेकिन अल्टीमेट पर्पस ये सैल्वेशन है। लेकिन हाँ कुछ डिफरेंसेस भी है। फॉर एग्जांपल विथ रिगार्ड टू गॉड्स एंड सोल। अब देखिए विथ रिगार्ड टू गॉड्स, उपनिषदिक फिलोसफी बिलीव्स इन गॉड, और उपनिषदिक फिलोसफी में द अल्टीमेट गॉड इज लॉर्ड ब्रह्मा। Whereas under Buddhism and Jainism गॉड की इंपॉर्टेंस नहीं है। बुद्धिज्म में तो गॉड टोटली साइलेंट है, गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। जैनिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, और कैवली और जीना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है अबव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इसीलिए देखिए उपनिषदिक जो फिलोसॉफी है इसको बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी, whereas बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को बोला जाता है हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी। ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हेटेरोडॉक्स था, तो हेटेरोडॉक्स मतलब हो गया कि नास्तिक। तो इस पे क्योंकि गॉड की ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ जो सोल की कॉन्सेप्ट है इसमें देखिए बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, whereas both उपनिषद एंड जैनिज्म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। इनफैक्ट जैनिज्म में तो एक स्टेप और आगे चल के कहा गया है कि इवन ऑल द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैज सोल, मतलब जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है दैट ऑल्सो हैज सोल। लेकिन फिर से इन तीनों फिलोसॉफी में नॉलेज को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तीनों जगह पे ये कहा, तीनों फिलोसॉफीज में ये कहा गया है कि बाय द गेनिंग ऑफ नॉलेज यू कैन गेट सैल्वेशन।
तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो बहुत सारे फैक्ट है, जैसे गौतम बुद्ध के फादर के नाम यशोधर्मन, मदर के नाम माया देवी, उनके वाइफ के नाम यशोधरा, उनके बेटा का नाम राहुल, ऐसे जो बहुत सारे जो फैक्ट है, ठीक है। और बुद्ध के जो फर्स्ट सरमन हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, ठीक है। बुद्धिज्म के लाइफ के जो पांच पांच मेन इवेंट है, ठीक है, उसके सिंबल्स क्या है। फॉर एग्जांपल उनकी जो बर्थ है उसको बुल और लोटस से सिंबलाइज किया गया है। उनके जो रिनंसिएशन ऑफ द फैमिली है उसको हॉर्स से सिंबलाइज किया गया है। उनके जो निर्वाणा प्राप्ति, एनलाइटनमेंट की जो इवेंट है उसको बोधि ट्री से सिंबलाइज किया गया है, एक पीपल ट्री है ना। और फिर उनके जो फर्स्ट सरमन है उसको धर्म चक्र प्रवर्तना से सिंबलाइज किया गया है। और उनके जो डेथ है, महापरिनिर्वाणा जिसको कहा जाता है, उसको स्तूपा से सिंबलाइज किया गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है। और जैनिज्म में भी देखिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 24 तीर्थंकर्स, 24 तीर्थंकर्स, एंड महावीर जैन इज कंसिडर्ड टू बी द 24th तीर्थंकर, मतलब उसके पहले 23rd तक थे। और इसमें भी फाइव ज्वेल्स की बात किया गया है, ठीक है ना, जिसमें जो फिफ्थ ज्वेल जिसको कहा जाता है दैट इज ब्रह्मचार्य, दैट वाज गिवन बाय महावीर जैन। बाकी के जो चार जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी के 23 जो तीर्थंकर्स है उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सारे फैक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बुक्स इसके लिए अवेलेबल भी है। हम लोग कॉन्सेप्चुअल, इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें ये देखना होगा कि बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्जेंस के बाद ये काफी पॉपुलर बन गया था। और उनके जो इतना पॉपुलर बन गया था इसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन है कि द सिंप्लिसिटी ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमें पता है कि ब्राह्मणिज्म हैड बिकम सो मच कॉम्प्लेक्स दैट पीपल वर लुकिंग फॉर अ सिंपल फिलोसॉफी। ब्राह्मणिज्म बिकेम इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू द कॉमन पीपल, राइट। और वो इतना ज्यादा कॉस्टली भी बन गया था, वो भी लोगों के लिए इतना फिजिबल नहीं रहा। तो द सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मेड इट पॉपुलर, मेड इट अट्रैक्टिव टू द पीपल। दूसरी तरफ देखिए, बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर जैन दोनों की जो पर्सनैलिटी थी that also attracted lots of people. They used to tell stories for their teaching. और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उन्होंने जो जिस तरीके से लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया चीजों को, ठीक है ना, वो लोगों को काफी अट्रैक्ट करता चला गया और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ता चला गया। तीसरा पॉइंट जो है देखिए, इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री में क्या होता है कि मोनेस्ट्री में बहुत बुद्धिस्ट एंड जैना मॉन्क होता है, ठीक है ना। और मोनेस्ट्री के साथ ही देखिए यहाँ पे जो 7th पॉइंट है ये रिलेटेड है, द ट्रैवल बाय मॉन्क्स। बुद्धिस्ट और जैना मॉन्क दे यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसीलिए देखिए देयर इज टू कॉन्सेप्ट ऑफ चैत्य एंड विहारा, चैत्य एंड विहारा। तो ये चैत्य एंड विहारा क्या था, होता ये था कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको बीच बीच में रेस्टिंग प्लेस की जरूरत थी। तो रेस्टिंग प्लेस में जो रेस्टिंग हाउसेस थी, रूम्स थी, उनको कहा गया विहारा, रेस्टिंग प्लेस। लेकिन जब जहां पे रेस्ट करेंगे वहां पे कुछ वर्शिप प्लेस भी होना चाहिए। सो द वर्शिप प्लेस वाज कॉल्ड द चैत्याज, ठीक है ना। तो अजंता में, बाग टेम्पल में, ऐसे बहुत सारे जगह पे चैत्याज और विहारास की एग्जिस्टेंस हमें मिलता है। और नंबर ऑफ चैत्याज इज ऑलवेज इन ओनली 1 or 2, क्योंकि ये वर्शिप प्लेस है जहां पे कॉन्ग्रीगेशन होगा ऑल द मॉन्क्स। बट देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ विहारास इन एवरी ऑफ दिस केव, रॉक कट केव्स, क्योंकि उस टाइम पे केव ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मतलब कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात किया जा रहा है। तो the travel by monks and the monasteries, they also help in the progress or in the popularity of the Buddhism and Jainism. On the other hand देखिए, monastery में बहुत सारा डोनेशन मिलता था by the traders, रिच ट्रेडर्स बहुत सारे डोनेशन देता था। तो डोनेशन देने की वजह से ये जो मोनेस्ट्रीज थी, दे स्टार्टेड टू एक्ट एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड दे आल्सो बिकेम अ सेंटर फॉर ह्यूज कंज्यूमरिज्म। तो दैट आल्सो लेड टू ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दूसरी तरफ देखिए, डीजेनरेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म पहले तो सिंपल था, पहले इगलिटेरियन था, लेकिन इसकी जो डीजेनरेशन हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि लोग ब्राह्मणिज्म छोड़ करके जा रहे थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के तरफ।
और उसी से रिलेटेड है यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। देखिए ब्राह्मणिज्म में जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो था संस्कृत, पर लेकिन संस्कृत कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था, कॉमन लोगों का लैंग्वेज नहीं था। लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज है उसको यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल विथ रिगार्ड टू बुद्धिज्म पाली यूज किया मेनली, और विथ रिगार्ड टू जैनिज्म प्राकृत यूज किया गया, which was the basic common language for the people. Now the patronage of different rulers was also another important factor for the growth of heterodox sect. खासकर ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमें पता है जैसे कि अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो अजात शत्रु हैड एडॉप्टेड बुद्धिज्म। फिर कलाशोक के टाइम पे जो कि शुंगा डायनेस्टीज के रूलर थे उनके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, राइट, वैशाली में। फिर आ जाते हैं अशोक who was the greatest ruler of Mauryan dynasty, ठीक है। बाद में चल के कनिष्क had also adopted Buddhism, right। दूसरी तरफ देखिए मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य had adopted Jainism, right। रुद्रदामन had also at some point of time adopted Jainism, right। तो both Buddhism and Jainism had been adopted by several rulers, और जिनके पैट्रोनाइजेशन में भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था, ठीक है ना दोस्तों। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लेकिन देखिए आज के टाइम पे बाद में चल के हमें क्या देखने को मिलता है कि इवन डिस्पाइट ह्यूज पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म खत्म हो गया और आज के टाइम पे बहुत ही लिमिटेड रह गया है। अब देखिए इसका रीजन क्या था, क्योंकि देखिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी जस्ट लाइक एनी अदर फिलोसॉफी, एनी अदर रिलीजियन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा, ठीक है ना। बुद्धिज्म में पहले देखिए गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में चल के बुद्धिज्म में गॉड का कॉन्सेप्ट आ गया और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनने लगी, आइडल बनने लगा, बहुत सारा स्कल्पचर बनने लगा। तो जब इनसे गॉड का कॉन्सेप्ट आ गया तो दैट बिकम वेरी मच क्लोज टू ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म के क्लोज चला आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मणिज्म में रिफॉर्म आ गया था, ब्राह्मणिज्म में भागवतिज्म आया था, और जिसको भक्ति मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट पीरियड में ही स्टार्ट हो गया था। क्योंकि ब्राह्मणिज्म वाज फेसिंग मेनी चैलेंजेस फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म में ये रिफॉर्म आना चालू हो गया था और वो अपने आप को सिंपल बनाते चला जा रहे थे। नाउ द मेन थीम ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज डिवोशन। तो यहाँ पे प्रिस्टली डोमिनेशन की बात नहीं किया जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि द रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड इज डायरेक्ट, और उसमें कोई बीच में ब्राह्मण या बीच में प्रिस्टली क्लास की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिवोशन के थ्रू ही भगवान के गॉड को रियलाइज किया जा सकता है। ये भक्ति मूवमेंट में, ये भागवतिज्म में कहा गया। और इसी के साथ साथ देखिए लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार की भी कंसेप्ट आया। जब बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म के क्लोज आ गया तो 10 अवतार में देखिए जो 9th अवतार है भगवान विष्णु के, उसको कहा गया कि ही वाज लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। तो जब बुद्धा को विष्णु का ही एक अवतार कहा गया तो बुद्धिज्म के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी कोई ज्यादा अपोज नहीं किया। तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म इतना क्लोज आ गया था कि लोगों के पास अब इसको डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं था, और फिर से ब्राह्मणिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। दूसरी तरफ देखिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म they started to leave their common language and they started to adopt संस्कृत। तो जब अब वो भी संस्कृत अडॉप्ट करने लगा है जो कि कॉमन लैंग्वेज नहीं है, कॉमन लोगों की लैंग्वेज नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे इनकम्प्रिहेंसिबल बनता चला गया। यहाँ पे देखिए आइडल वर्शिप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आ गया था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों जगह पे। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन इन सेक्ट, इसी चीज को इसके साथ रिलेटेड है। बुद्धिज्म की 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हिनायाना सेक्ट एंड महायाना सेक्ट। अब देखिए ये जो हिनायाना सेक्ट था दैट वाज वेरी मच क्लोज टू बुद्धिस्ट ओरिजिनल टीचिंग, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि हिनायाना सेक्ट धीरे धीरे अनपॉपुलर बनता चला गया और महायाना सेक्ट बिकेम पॉपुलर। और महायाना सेक्ट जबकि पॉपुलर हो गया था व्हिच वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क एज वेल, तो महायाना सेक्ट में गॉड की कॉन्सेप्ट थी और महायाना सेक्ट में ही गौतम बुद्ध को गॉड की तरह देखा जाता था। हिनायाना सेक्ट में क्या देखा जाता था कि लॉर्ड बुद्धा वाज ए टीचर। तो हिनायाना सेक्ट में कभी भी बुद्धा को मूर्ति रूप में मूर्ति पूजा नहीं किया गया, उसको सिंबॉलिकली पूजा किया गया था। लेकिन महायाना में बुद्धा की मूर्ति बना के उसकी पूजा किया जाने लगा, ठीक है ना। तो जैनिज्म में भी देखिए वो भी 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर वाज क्लोज टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर जैन, बट एज श्वेतांबर वाज अ डिविएशन फ्रॉम द
ओरिजिनल टीचिंग। लेकिन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में देखने को मिलता है कि जो डिविएशन था, जैसे बुद्धिज्म के लिए महायाना सेक्ट और जैनिज्म के लिए श्वेतांबर, ये जो डिविएशन था, दे बिकेम पॉपुलर एंड दे बिकेम वेरी क्लोज टू ब्राह्मणिज्म, है ना। तो दिस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देयर डिक्लाइन। And finally, the persecution by different rulers was also responsible for decline. For example, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मिहिरकुल। मिहिरकुल had persecuted the Buddhism and Jainism. और फिर पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा also had persecuted the Buddhists. बाद में चल के शशांक, बंगाल के गौड़ के रूलर थे, उन्होंने बोधि ट्री को ही काट दिया था। फिर बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे रूलर्स ने परसिक्यूट किया था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को, जिसके वजह से भी इनकी डिक्लाइन होने लगी।